हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पूर्व में मैंने आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत फिशर और कैम्ब्रिज वर्जन के बारे में बताया। फिशर का वर्जन और फिशर की इक्वेशन के बारे में बताया और कैम्ब्रिज वर्जन के अंतर्गत मैंने मार्शल और पीवू के बारे में आपको बताया। आगे उसमें रॉबर्टसन और कीन्स हैं। कीन्स भी कैम्ब्रिज संप्रदाय से ही रिलेट थे और उन्होंने कैम्ब्रिज संप्रदाय को एक लीड दी। आगे बढ़ करके उन्होंने एक फॉरवर्ड कुछ उसमें चेंजेस किए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर उससे पहले रॉबर्टसन का जो इक्वेशन था, रॉबर्टसन का जो समीकरण था, उसका अध्ययन कर लिया जाए। तो रॉबर्टसन का जो समीकरण था वो m = p/kT, या प्राइस लेवल अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, P = m/kT कर देंगे। प्राइस लेवल इससे हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। फिशर के समीकरण को अगर लेते हैं तो उसमें भी हमने m, p और t को पढ़ा है, क्योंकि उनकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, mv = pt। तो इसमें ये चीज तो कॉमन है, यानी कि रॉबर्टसन ने फिशर के समीकरण से उठा लिया m, p और t को, और k ले लिया कहाँ से, फ्रॉम मार्शल इक्वेशन। मार्शल की इक्वेशन से k को ले लिया, तो एक समीकरण निकल गया है P = m/kT या m = p/kT। प्राइस लेवल निकालना है तो हमको P = m/kT करके हम कीमत स्तर निकाल सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है, यानी कि मुद्रा के एक इकाई का मूल्य निकालना है, तो P = kT/m। अब इसमें अगर हम एक चीज़ ध्यान दें तो यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं को लिया गया फिशर के समीकरण, यानी कि जो मुद्रा की मांग होती है वो डिमांड फॉर मनी किस लिए होती है, ट्रांजैक्शन के लिए होती है, लेन देन के लिए होती है। और कैम्ब्रिज वर्जन ये कहता है कि डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती, सिर्फ वो किसके लिए होती है, कैश बैलेंस के लिए, यानी नगद शेष के लिए होती है। लोग अपने पास मुद्रा को स्टोर करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं फर्दर यूज के लिए, आगे के लिए। तो अगर इस समीकरण में k t अपरिवर्तित रहे, मतलब स्थिर रहे, k और t में कोई परिवर्तन अगर ना हो, तो m के परिवर्तित होने पर सामान्य मूल स्तर p के में आनुपातिक परिवर्तन होगा। यानी कि k और t अगर स्थिर रहे, अपरिवर्तित रहे, इसमें कोई चेंज ना हो ट्रांजैक्शन, और k फॉर क्या था मार्शल के समीकरण में, मुद्रा की वह मात्रा जो नगद रूप में अपने पास रखी जाती है। m मुद्रा की मात्रा है और p क्या है, प्राइस लेवल है। तो m के परिवर्तित होने पर सामान्य मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन होगा, यानी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इन्होंने भी माना। रॉबर्टसन ने भी फिशर की तरह ही, जैसे परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात की है, किसमें, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल में। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, आनुपातिक संबंध है। यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता। तो वही चीज उन्होंने भी की कि अगर KT स्थिर रहे तो M के परिवर्तित होने पर P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ये तो रॉबर्टसन का समीकरण था, सिंपल समीकरण, जिसमें इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि M, P और T जो है ये कहाँ से लिया गया, यानी फिशर के समीकरण में भी है और यहाँ पे भी कॉमन है। और k जो है वो मार्शल के समीकरण का भाग है, जिसको इसमें डिनोट किया गया। अब कीन्सियन अप्रोच क्या है, या कीन्सियन इक्वेशन क्या है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। कीन्स ने अपनी एक पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंतर्गत बताया है कि लोग जो है उपभोक्ता वस्तुओं के लिए नगद रूप में पैसा रखते हैं। कैम्ब्रिज में एक आगे बढ़कर के उन्होंने एक लीड दी, जो वो ये बताया कि जो लोग जो नगद पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं अपने पास, वो किसके लिए रखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, उनकी डिमांड्स के लिए। तो इसमें लिखा भी गया, उपभोग इकाइयों से संबंधित वास्तविक लेन देन, रियल ट्रांजेक्शन की बात की गई। वास्तविक लेन देन की एक निश्चित मात्रा के बराबर लोग क्या रखते हैं, वास्तविक शेष, रियल बैलेंस रखते हैं। वहां पे नगद शेष को कहा गया, वही यहाँ पे वास्तविक शेष के अंदर कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। यानी कि उपभोग इकाइयों की जो मात्रा होगी या उनका जो वास्तविक लेन देन होगा, जो उनका ट्रांजैक्शन होगा, व्यापार होगा,
उपभोग इकाइयों या उपभोग वस्तुओं का उसकी एक निश्चित मात्रा के बराबर लो। मान लीजिए हमारा कंजप्शन जो है साल भर का जितना भी होता है टोटल कंजप्शन, उसका हम एक साथ तो क्रय करते नहीं हैं। ये डिफरेंस है फिशर और कैम्ब्रिज में। यानी कि फिशर ने टोटल ट्रांजैक्शन को ले लिया, यहाँ पे क्या है कि उस पूरे अमाउंट को हम एक बार में नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम धीरे धीरे यूज़ करते हैं। तो जितना हमको उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करना है उतना ही हम अपने पास नगद रूप में पैसा रखते हैं, और वही इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्राइस लेवल को और वैल्यू ऑफ मनी को। यहाँ पे डिफरेंस है। अब उपभोग इकाइयों से संबंधित वास्तविक लेन रियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसकी एक निश्चित मात्रा के बराबर लोग वास्तविक शेष रियल बैलेंस अपने पास रखते हैं। अब वास्तविक शेष, ये ध्यान देने वाली चीज है, वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन देन, ये ट्रांजैक्शन और ये क्या, वास्तविक शेष जो लोग अपने पास पैसा रखते हैं होल्ड की मात्राओं के आपसी संबंध अपरिवर्तित रहने पर, यानी इसमें कोई चेंज ना हो तो नगद शेष की मात्रा वास्तविक शेष में सम्मिलित, यानी वास्तविक शेष में हम वास्तविक शेष क्यों रख रहे हैं, उपभोग की इकाइयों के लिए, यानी कि कंज्यूमर गुड्स के लिए। तो कंजप्शन जो गुड्स होती हैं उनकी कीमतों द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि नगद शेष की मात्रा जो है उन चीजों की जो वास्तविक शेष हम रख रहे हैं उपभोग इकाइयों को क्रय करने के लिए, उनकी कीमतों द्वारा निर्धारित होती है। उनकी कीमतें जितनी होंगी उसके द्वारा वो डिटरमाइन होगी। तीसरी चीज जो कीन्स का समीकरण है वो वास्तविक शेष समीकरण के नाम से विख्यात है, इसलिए उसको, जैसे कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अंदर किसकी बात की गई, नगद शेष, कैश बैलेंस की, इन्होंने क्या किया, वास्तविक शेष की बात की। नगद शेष का भी वो पोर्शन, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, नगद शेष का भी वो पोर्शन जो वास्तविक शेष के अंतर्गत आता है, यानी वो वास्तविक शेष क्या है, उपभोग को परचेज, यानी उपभोग कमोडिटीज या उपभोग वस्तुओं को क्रय करने के लिए रखा जाता है वो पोर्शन, यानी कि टोटल नगद कैश या कैश बैलेंस जो हम रखते हैं, नगद शेष जो रखते हैं, उसका भी वो पोर्शन जिसको हम उपभोग वस्तुओं को क्रय करने के लिए रखते हैं। ठीक, तो ये एक वास्तविक शेष समीकरण है जिसमें लिखा भी गया है कि इनका संबंध केवल किस चीज के लिए है, उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए, यानी कि उपभोक्ता की वस्तुएं ही प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती हैं। अगर व्यक्ति जितना उपभोग करेगा वही कीमत स्तर को निर्धारित करेगा, और वो भी जनरल प्राइस लेवल को नहीं, उस वस्तु की कीमत को, पर्टिकुलर वस्तु की कीमत को। उनके अनुसार लोग केवल उपभोग वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा रखते हैं, किसके अनुसार, कीन्स के अनुसार। अब ये इसमें निश्चित हो गए, कीन्स की जो अप्रोच थी या कीन्स का जो इक्वेशन था उसमें दो चीज निकल के आई कि वास्तविक लेन देन और नगद शेष और वास्तविक शेष, इन तीन चीजों को मैंने आपको बताया। वास्तविक लेन देन की मात्रा आपसे अपरिवर्तित रहने पर नगद शेष की वह मात्रा जो वास्तविक शेष के लिए रखी गई, वास्तविक शेष के रूप में रखी गई, और किस लिए रखी गई है, उपभोग वस्तुओं को परचेज करने के लिए। ठीक, तो वास्तविक शेष इसमें से निकल के आया, कैश बैलेंस से, इसको इसलिए वास्तविक शेष समीकरण कहा गया। और कीन्स ने उपभोक्ता वस्तुओं को ही इसके अंतर्गत लिया है, और ये भी बताया कि उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए ही लोग अपने पास मुद्रा नगद के रूप में रखते हैं, कैश। अब कीन्स का जो समीकरण था वो क्या था, N=P(K+R_K)। तो इन्होंने लीड दी, जो आगे फॉरवर्ड इसको बढ़ाया उसमें n, अब देखा जाए तो मैं आगे आपको जब अंतर बताऊंगा और थोड़ी समानता बताऊंगा इसी में, तो मैं आपको बताऊंगा कि n और m और उधर पे फिशर के MV, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक ही चीज माना गया। n को भी यहाँ पे मुद्रा की मात्रा या कुल चलन नगद कोष की मात्रा के अंतर्गत लिया गया है। P जो है वस्तुओं और सेवाओं की एक इकाई का मूल्य है, और उसके बाद K क्या है, जो यहाँ पे किस चीज से इसको डिनोट किया गया है, वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा नगद रूप में रखी गई, जो मार्शल के समीकरण में भी है कि K वो पोर्शन है जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जो नगद रूप में लोग अपने पास रखते हैं कैश के रूप में खरीदने के लिए उसको। R क्या है, बैंकों द्वारा रखा गया नगद या बैंक द्वारा अपनी जमाओं के पीछे रखी गई नगद राशि का अनुपात। जैसे हम बताए थे पिछले उसमें वीडियो में कि कैश रिजर्व रेशो और SLR के रूप में कुछ बैंक अपने पास रखता है। K- क्या, वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा बैंकों में जमा के रूप में रखी जाती है। लोग अपनी
सारी पेमेंट अपने पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं, कुछ बैंक के पास रखते हैं ताकि वो डिमांड या होने पर या किसी वस्तु के डिमांड होने पर उपभोग के लिए उसको निकाल करके खर्च कर सकें। तो ये के डैश जिसको कि हम चेक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन थी किसकी, कीन्स की। कीन्स की इक्वेशन n इक्वल टू पी के प्लस आर के डैश। अगर हमको वैल्यू ऑफ मनी निकालना है इस इक्वेशन के अंतर्गत तो सिंपली हम p इक्वल टू एन अपॉन के प्लस आर के डैश करके एक मुद्रा की इकाई का मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये रॉबर्टसन और कीन्स की इक्वेशन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे चल के हमको आपको बताना है कि कैम्ब्रिज और फिशर के समीकरण में मूलभूत समानता क्या थी और अंतर क्या था। अब मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद मैं आपको उसके अंतरों के बारे में और समानताओं के बारे में बताऊं। तो अब हमको जो है समानता और अंतर के बारे में पढ़ना है। समानता क्या है और अंतर क्या है कैम्ब्रिज इक्वेशन और फिशर की इक्वेशन में। अगर हम ध्यान दें तो फिशर की इक्वेशन और कैम्ब्रिज इक्वेशन में तीनों में p 1/p मूल स्तर को बताता है। दूसरी समानता है mv प्लस m डैश v डैश। ये क्या है, फिशर का समीकरण है जो कि मैंने आपको बताया था pt इक्वल टू mv प्लस m डैश v डैश। ये फिशर है। ये है कैम्ब्रिज समीकरण में लिया गया m, और ये जो n की बात की गई है ये कीन्स ने लिया है। तीनों चीजें एक ही चीज को डिटरमाइन करती हैं। समानता पाई गई किस चीज के रूप में, ये तीनों चीजें मुद्रा की पूर्ति को डिटरमाइन करती हैं, सप्लाई ऑफ मनी। T फ्रॉम फिशर, T ट्रांजैक्शन है, KR जो है वो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों और K प्लस आर के डैश जो ये कीन्स ने अपने समीकरण में लिया है। ये तीनों चीजें जो एक ही तथ्य के भिन्न रूप हैं, यानी है एक ही चीज अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे T जो कि फिशर का समीकरण था क्या, नगद लेन देन का समीकरण, जिसमें ट्रांजैक्शन को महत्व दिया गया कि ट्रांजैक्शन जो इन्फ्लुएंस करता है कीमत स्तर को, मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। KR वही चीज है और K प्लस आर के डैश। यहाँ सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ पे इन चीजों को ले लिया गया किस रूप में, उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करने के लिए। ट्रांजैक्शन का वो पार्ट जो उपभोग के लिए यूज किया जाता है उस चीज को यहाँ पे लिया गया। तो ये एक ही तथ्य है अगर मान लिया जाए तो। अब अंतर क्या है, अंतर को हमने यहाँ पे विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। पहला अंतर है मुद्रा की मांग। तो फिशर का जो समीकरण है उसमें और कैम्ब्रिज के समीकरण में मुख्य अंतर है मुद्रा की मांग ट्रांजैक्शन के लिए की जाती है फिशर के समीकरण में, और कैम्ब्रिज समीकरण में किसके लिए की जाती है, नगद के लिए, यानी कैश के लिए, लोग संचय के लिए करते हैं। ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि उस पे जो है मांग पक्ष पे कैम्ब्रिज समीकरण ने जोड़ दिया और पूर्ति पक्ष पे फिशर के समीकरण ने जोड़ दिया मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में महत्व, अब जैसे मुद्रा के मूल्य में निर्धारण में महत्व किन चीजों का है, मांग और पूर्ति शक्तियों का। तो वहां पे भी अंतर है कि मांग और पूर्ति के रूप में जो है इसको परिभाषित किया गया। फिशर ने पूर्ति पक्ष पे ज्यादा जोर दिया और कैम्ब्रिज ने मांग पक्ष पे ज्यादा जोर दिया। प्रवाह और स्टॉक की बात की गई। फिशर समीकरण में प्रवाह पे यानी ट्रांजैक्शन, मुद्रा के प्रवाह पे बल दिया गया, मुद्रा के फ्लो पर, और कैम्ब्रिज समीकरण में स्टॉक, मुद्रा को एक संचय के साधन के रूप में यूज किया गया। वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की गई थी, यहाँ पे स्टॉक की बात की गई, संचय की बात की गई है। अब चौथा पॉइंट है प्रचलन गति, जिसको हमने वेलोसिटी से डिनोट किया था फिशर के अंतर्गत। यहाँ पे प्रचलन गति को लिया गया फिशर में, और कैम्ब्रिज में फिशर गति को महत्व नहीं दिया गया। तो प्रचलन गति नहीं है। मुद्रा तथा शाख की बात की गई। फिशर समीकरण में शाख को भी लिया गया, शाख मुद्रा को भी लिया गया और मुद्रा को भी लिया गया। क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर शाख मुद्रा को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन कैम्ब्रिज जो समीकरण है, कैम्ब्रिज इक्वेशन है, उसमें शाख मुद्रा को वास्तविक मुद्रा या मौद्रिक आय का ही एक भाग मान लिया गया। समय सीमा की बात की गई, टाइम पीरियड की बात की गई। तो मैंने आपको बताया था कि फिशर में पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, पीरियड ऑफ टाइम, और कैम्ब्रिज ने पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, समय, पॉइंट ऑफ टाइम।
यानी कि इन्होंने समय अवधि की बात की है और इन्होंने समय बिंदु की बात की है। फिशर ने समय अवधि को लिया है और कैम्ब्रिज ने समय बिंदु को लिया है। तो सीधा तरीके से समझ सकते हैं कि जो फिशर का समीकरण है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। हम एक चीज़ आपको बताना शायद भूल गए हूँ, बता दें कि फिशर का जो समीकरण है वो दीर्घकाल के लिए है और जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है वो रिलेटेड है किससे, अल्पकाल से, यानी कि शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड में डिमांड मुद्रा की मांग के ऊपर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज़ को लिया गया यहाँ पे। कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर की बात की गई है फिशर के समीकरण में, और कैम्ब्रिज समीकरण में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों से रिलेट करती है वो, यानी कि कीमत स्तर का संबंध उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों से है और यहाँ पे सामान्य जनरल प्राइस लेवल से फिशर के समीकरण में। अंतरकाल, जैसा कि पहले बताया मैंने, अंतरकाल क्या है, वो फिशर का समीकरण दीर्घकाल की बात करता है और कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकाल की बात करता है। लास्ट में एक पॉइंट है ब्याज दर, जो कि फिशर के समीकरण में नहीं देखने को मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसको कि कैम्ब्रिज समीकरण में अपनाया गया, लिया गया। तो ये कुछ मूलभूत अंतर थे फिशर के समीकरण के और कैम्ब्रिज समीकरण के, और ये समानताएं थी। कुछ चीज़ों में समानताएं, जैसे अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, तो कीन्स का समीकरण और पीगू, चूँकि पीगू महोदय से कीन्स महोदय जो है वो उन्होंने उनकी आलोचना की, कीन्स महोदय ने पीगू के समीकरण की, और बाद में देखा जाए तो उनके समीकरण और पीगू के समीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं है। पीगू का समीकरण क्या था, P = KR/M या P = M/KR, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी को डिनोट करने के लिए। और कीन्स का जो समीकरण था मैंने बताया आपको, N = P = K+R इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों समीकरण में अगर देखा जाए। अच्छा, दूसरी चीज, कैम्ब्रिज समीकरण ने भी जो मुद्रा की मात्रा और प्राइस लेवल में जो संबंध बताया वो अनुपातिक ही बताया। कीन्स भी उसी को लेके चले, पीगू भी उसी को लेके चले, रॉबर्टसन ने भी अनुपातिक संबंध की चर्चा की। तो इस तरीके से हमने जो है अब तक फिशर की अप्रोच को पढ़ लिया, कैम्ब्रिज की अप्रोच को पढ़ लिया, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में समानता क्या है, इसका अध्ययन हमने इन विगत 4 वीडियोस में आपको किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जो हमारा कीन्स के ही ऊपर मनी और प्राइस लेवल के ऊपर होगा, और उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की जाएगी।